स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल जेसीईआरटी ट्यूटोरियल पे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पूर्ण संख्या, जो कि क्लास 6 का मैथ से है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे और सबसे पहले हम जानते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो देखिए, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम सीखेंगे पूर्ववर्ती एवं परवर्ती संख्याएं। दूसरा में संख्या रेखा पर योग सीखेंगे और उसके बाद फिर माइनस करना सीखेंगे और गुणा करना सीखेंगे और भाग करना सीखेंगे। उसके बाद तीसरा नंबर में सीखेंगे पूर्ण संख्या एवं उनके गुण। चौथा नंबर में सीखेंगे समृद्ध क्रम विनिमय और सहचर्य गुण और वितरण का गुण। फिर 5 नंबर में सीखेंगे शून्य द्वारा गुणन। फिर 6 नंबर में सीखेंगे पूर्ण संख्याओं के प्रतिरूप। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या, हम देखो, गिनती की सभी संख्याओं के आगे हम शून्य लगा देते हैं तो वो हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे कि 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि लेकर के तुम पूरा अनंत तक जाएंगे ना, उसके पहले हम सिर्फ 0 लगा देने से हमारा कहलाता है पूर्ण संख्या, यानी कि इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरा टॉपिक में बढ़ते हैं। उसके बाद हम जानेंगे पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या क्या होती है। पूर्ववर्ती संख्या, पूर्व यानी कि पहले और पर यानी कि बाद, यानी कि पूर्ववर्ती संख्या कहेंगे कि किसी भी संख्या में अगर हम लोग एक संख्या पहले हो तो हम बोलेंगे कि पूर्ववर्ती। जैसे कि हम बोले कि 2 का पूर्ववर्ती यानी कि इसके एक आगे कौन सी संख्या आती है, एक आगे कौन सी संख्या आती है, तो 1, तो हम बोलेंगे 2 का पूर्ववर्ती है 1। जैसे मैंने आपको बोला कि 100, तो मैंने बोला 100 का पूर्ववर्ती बताओ, तो 100 का पूर्ववर्ती यानी इससे एक पहले कौन आता है, 99, 100 का पूर्ववर्ती हो गया 99। उसी तरीके से मैं इसी एग्जाम्पल को लेकर समझाती हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 का परवर्ती बोला, परवर्ती यानी कि 2 के बाद की संख्या क्या होती है, 3। इसमें एक जोड़ना है, इसमें क्या करना है, एक माइनस करना है। मैंने पूछा आपसे कि 100 का परवर्ती बताओ, तो आप क्या करोगे, इसमें +1 कर दोगे तो हो जाएगा 101। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संख्या रेखा पर योग। संख्या रेखा पर योग कैसे है, तो इसका योग जानने से पहले हम जानते हैं कि संख्या रेखा क्या है। देखो, इस तरीके से हम अगर संख्या रेखा बनाते हैं तो ये हमारी क्या है, संख्या रेखा, यानी कि बीच में है जो कि शून्य होगी और दाईं ओर, इधर दाईं ओर है जो कि प्लस में होगा और बाईं ओर इधर माइनस में होगी। ठीक है, जैसे कि 1, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 और भी इस तरीके से बढ़ते जाएगा अनंत तक। ठीक है, और इधर हम लोग जाएंगे तो -1, -2, -3, -4 इस तरीके से बढ़ती जाएगी। पर हमें इधर का भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, हमें इधर का पढ़ना है सिर्फ। ठीक, देखो, यानी कि 0 से इधर का पढ़ना है, सॉरी इधर से है, इधर से पढ़ना है, बाकी इधर का नहीं पढ़ना है। अभी हमें इधर आप उच्च क्लास में पढ़ोगे, अभी यहाँ से पढ़ेंगे, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक पढ़ेंगे हम लोग। देखो, इसे बोलते हैं संख्या रेखा। अब संख्या रेखा पर योग कैसे होता है, जैसे कि आपको प्रश्न दे दिया गया है कि 2 + 1 बताइए कितना होता है, तो हम संख्या रेखा पर कैसे करेंगे। देखो, 2 है तो हम लोग 2 पे जाएंगे, 2 संख्या रेखा पे 2 यहाँ पे है, 2 पे गए और 2 में 1 ऐड करना है, यानी इससे एक आगे बढ़ेंगे, एक आगे बढ़े तो यहाँ पे आ गया 3, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 3। ओके, अब हम लोग संख्या रेखा पर अंतर देखते हैं, यानी कि अगर आपको दे दिया गया कि 2 में से 1 को माइनस करना है तो क्या आएगा, तो हम लोग इसी संख्या रेखा पे करेंगे, यानी कि जब भी प्लस बोला जाए तो हम लोग आगे की ओर जाएंगे, ठीक है, और जब भी माइनस बोला जाए तो हम लोग पीछे की ओर जाएंगे, यानी कि 2 पे गए और 2 से बोला है कि 1 माइनस करना, 1 माइनस करेंगे तो 1 पीछे जाएंगे, तो कितना आया 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। समझ आ गया। संख्या रेखा पर गुणन, यानी कि गुना कैसे करते हैं।
मान लिया जाए कि 3 गुना 2 है। संख्या रेखा पर हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो, हम लोग 0 से चलेंगे तो 2 को हम लोग 2 2 करके हम लोग 3 बार जाएंगे, यानी कि 2 यहाँ से चलेंगे तो पहले 2 पर जाएंगे, फिर 2 से फिर 2 अंक आगे जाएंगे, फिर 2 अंक आगे जाएंगे, यानी कि 6। इसका आंसर हो जाएगा 6, इस तरीके से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं के गुण। तो हम लोग चलिए पहला गुण को पढ़ते हैं। पहला गुण क्या है? समृद्ध गुण। समृद्ध गुण का क्या अर्थ है? मैं इसे आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। समृद्ध गुण, समृद्ध गुण का अर्थ है दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या ही होता है। यानी कि जैसे हम जोड़े 4 + 3 = क्या होगा? 7। जैसे कि और भी मैं एग्जाम्पल बता सकती हूँ, जैसे कि 4 + 2 जोड़े तो 6, यानी कि पूर्ण संख्या का हमेशा पूर्ण संख्या ही होगा। तो हम बोलेंगे कि हाँ, योग में समृद्ध गुण है। अब हम लोग इसी में देखो, ये गुण हम लोग जोड़ में देखे थे, अब हम लोग घटाव में देखते हैं। यानी कि समृद्ध गुण घटाव में, क्या घटाव में भी समृद्ध गुण है? तो देखते हैं। जैसे कि मैं बोली कि 3 में से हम लोग 4 में से हम लोग 3 माइनस करते हैं, कितना आएगा? 1। तो क्या 1 एक पूर्ण संख्या है? तो हम बोलेंगे कि हाँ। तो हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया 9 में से हम लोग माइनस किए 10, तो क्या यहाँ पे कितना संख्या आएगा? -1। क्या माइनस एक पूर्ण संख्या है? हम बोलेंगे कि नहीं। तो हम बोलेंगे कि घटाव में समृद्ध गुण नहीं दिखता है। ठीक है, इसी तरीके से हम गुणा में समृद्ध गुण देख सकते हैं। गुणन में समृद्ध गुण देख सकते हैं। गुणन में समृद्ध गुण, गुणन में समृद्ध गुण देखेंगे तो जैसे कि 4 × 5 कितना होगा? तो 20। तो इसमें तो दिख गया। अब हम लोग माइनस वाला देखते हैं। जैसे कि 4 × -5, यहाँ कितना आएगा? -20। तो हम बोलेंगे कि गुणन में भी है जो कि समृद्ध गुण नहीं दिखता है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग भाग में समृद्ध गुण देखते हैं। भाग में समृद्ध गुण होता है कि नहीं होता है, हम लोग जानते हैं। जैसे कि मैंने लिया 20 को हम लोग भाग देंगे 5 से, तो कितना आएगा? 4 आएगा। ये तो है। अब हम लोग अगर माइनस की संख्या लेते हैं, जैसे कि 30 ले लिया और 30 को हम लोग 5 से भाग देंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगर यहाँ पे हम लोग माइनस लगाते हैं, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। तो हम बोलेंगे कि इसमें भी समृद्ध गुण नहीं दिखेगा, यानी कि घटाव में। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्या में समृद्ध का गुण है जो कि जोड़ में होगा, घटाव में नहीं होगा, और गुणा में भी नहीं होगा, और भाग में भी नहीं होगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्रम विनिमय का गुण। क्रम विनिमय का गुण हम लोग पहले देखेंगे योग में क्रम विनिमय के गुण। ठीक है, इसका अर्थ है कि a + b = b + a होना चाहिए। यानी कि हम लोग कोई संख्या अगर मान ले कि 4 है और b की जगह मान ले कि 2 है, तो इन दोनों का योग हो जाएगा 6। और अगर हम 2 को आगे कर दे और 4 को पीछे, तो क्या कितना होगा? तो भी हमारा आंसर 6 ही होगा। यानी कि कोई भी संख्या को हम लोग आगे पीछे हम लोग करके योग कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग माइनस में भी हम लोग देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग दूसरा भी समझ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि 3 + 5 बराबर, अब इसे आगे इसे पीछे कर देंगे तो 5 + 3, क्या दोनों का आंसर सेम आएगा? तो 5 3 8, इधर भी 5 3 8, यानी कि आंसर सेम आ रहा। हम बोलेंगे कि योग में क्रम विनिमयता का गुण है। ठीक है, अब हम लोग इसे घटाव में देखते हैं। तो घटाव में क्रम विनिमय यानी कि a - b = b - a होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 6 में से 3 घटाने पर, और अब b की जगह 3 है तो b आगे हो जाएगा और a पीछे हो जाएगा, यानी कि 3 - 6, क्या आंसर सेम आ रहा है? तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बराबर, अगर हम लोग यहाँ घटाएं तो -3 आएगा, तो
तो क्या दोनों आंसर सेम है? तो हम बोलेंगे कि नहीं, सेम नहीं है। तो हम लोग बोल देंगे कि डज नॉट इक्वल टू LHS और RHS सेम नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग दूसरा एग्जाम्पल भी लेके समझ सकते हैं। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल, 2 में से हम लोग -5 करेंगे बराबर 5 में से 2 करेंगे, 2 घटाएंगे, 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 होगा और इधर हो जाएगा 3, यानी कि बराबर नहीं होगा। तो हम बोल देंगे कि घटाव में क्रम विनिमय गुण नहीं है। ठीक है, हम लोग भाग में क्रम विनिमय देखते हैं। भाग में क्रम विनिमय हम लोग देखते हैं। भाग में क्रम विनिमय का अर्थ है A भागा B बराबर होना चाहिए B भागा A के। तो हम लोग कोई उदाहरण लेके समझ लेते हैं। देखिए, 8 को हम लोग भागा देंगे 2 से बराबर, फिर 2 को भागा देंगे 8 से, तो क्या आंसर सेम आएगा? देखो, 2 को भागा देंगे 8 से तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और फिर 2 को भागा देंगे, फिर 8 को भागा देंगे 2 से, यानी कि 2 भागा 8 यानी कि 1/4, कि यहाँ पे आंसर आएगा 1/4। क्या सेम है आंसर? नहीं। तो हम बोल देंगे कि ये आंसर सेम नहीं है, यानी कि भागा में क्रम विनिमय गुण है जो कि नहीं है। ठीक, अब हम लोग गुणन में क्रम विनिमय देख लेते हैं। गुणन में क्रम विनिमय, ठीक है, गुणन में क्रम विनिमय का अर्थ है A गुना B बराबर होना चाहिए B गुना A के। देखिए, कोई संख्या लेते हैं और उसे गुना करते हैं। जैसे 4 गुना 5 बराबर होना चाहिए 5 गुना 4 के। 5 को 4 से गुना करेंगे, सॉरी 4 को 5 से गुना करेंगे तो 20, और फिर यहाँ पे 5 को 4 से गुना करेंगे 20, यानी कि यहाँ क्रम विनिमय शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग माइनस को लेके भी देख लेते हैं। जैसे कि -3 गुना 2 बराबर होना चाहिए 3 गुना -2 गुना -3 के। 3 दूनी 6 माइनस 3 दूनी 6 माइनस, यानी कि हम बोलेंगे कि हाँ, गुणन में क्रम विनिमय हो रहा है। ठीक है, ये हम जानते हैं अब सहचर्या गुण के बारे में, यानी कि अब हम लोग सहचर्या गुण पढ़ेंगे। पहले योग में जानेंगे कि सहचर्या गुण क्या है। जैसे कि कोई संख्या हम लोग एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। जैसे कि 2 + 8 + 6, इसे हम लोग उदाहरण में समझ सकते हैं। A + B + C इस तरीके से बराबर होना चाहिए A + B + C इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं। एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे, एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि बराबर होना चाहिए 2 + 8 + 6 के इधर आगे में। ठीक है, देखो पहले हम लोग ब्रैकेट का जोड़ते हैं। 6 8 हो जाएगा, 8 2 हो जाएगा 10 + 6, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 16 बराबर 8 और 6 और यहाँ पे हो जाएगा 14 + 2, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 16। तो हम बोलेंगे कि हाँ, सहचर्या गुण है जो कि योग में होता है। तो हम बोलेंगे कि हाँ, होता है। ठीक है, अब हम लोग इसके अंतर में देख लेते हैं, यानी कि घटाव में हम लोग सहचर्या गुण देखते हैं। घटाव में हम लोग देखेंगे, यानी कि A - B - C होना चाहिए बराबर A - B - C के। कोई संख्या हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि 8 - 2 - 1 होना चाहिए। हम लोग क्या ले लेंगे? 8 - 2 - 1। क्या आंसर सही हो रहा है? दोनों तरफ से सेम हो रहा है। तो 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, 6 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 5। अब इधर 8 है, 8 - 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 इधर आएगा 7, यानी यहाँ आया 5, यहाँ आया 7। क्या सहचर्या अंतर में हो रहा है? नहीं। तो हम बोलेंगे कि नहीं हो रहा, इसलिए डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब है कि नहीं होगा। LHS RHS बराबर। अब हम लोग इसका गुणन में देख लेते हैं। सहचर्या गुण गुणन में, यानी कि A गुना B गुना C होना चाहिए बराबर A गुना B गुना C के। ठीक है, हम लोग को उदाहरण लेके देख लेते हैं। उदाहरण लेते हैं, 3 गुना 5 गुना 4 बराबर 3 गुना 5 गुना 4 के बराबर होना चाहिए। कि 5 दिया 15 गुना 4, 15 चौक 60
5 चौके 20 गुना 3, 20 दिया 60, क्या बराबर है? तो हम बोलेंगे हाँ, तो हम बोलेंगे कि हाँ गुणन में सचरिया गुण है। इसी तरीके से हम लोग भाग में सचरिया गुण देखते हैं। भाग में सचरिया गुण देखेंगे तो इसका अर्थ है कि a भागा b भागा c के बराबर होना चाहिए, यानी a भागा b, b भागा c। इस तरीके से हम लोग को उदाहरण लेके समझ लेते हैं। जैसे कि a हम लोग 16 मानते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल है 16 माइनस 4 भागा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 भागा 4 भागा 2। तो हम लोग 16 को भाग देंगे 4 से तो हो जाएगा यहाँ 4, फिर भागा 2, यानी कि 4 को फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2। इसी तरीके से इधर 16 इसको भाग देंगे, यहाँ पे 4 को भाग देंगे 2 से तो 2 भागा यहाँ पे 16 है, यानी कि 16 को भाग देंगे अब 2 से तो 8 आएगा। तो क्या दोनों आंसर सेम है? हम बोलेंगे नहीं, नहीं सेम नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा LHS RHS बराबर नहीं है, ठीक है, यानी कि भाग में सचरिया गुण है जो कि शो नहीं करता है। चलिए हम लोग इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है कि इसके बाद का टॉपिक है वितरण का गुण। वो तो हम लोग देख लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे तत्समक अवयव के बारे में। चलिए उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि क्या है वो। ये अब हम जानेंगे गुणात्मक तत्समक, योज्य तत्समक और शून्य द्वारा गुणन। गुणात्मक तत्समक का अर्थ होता है कि यदि हम किसी भी संख्याओं को 1 से गुणन करते हैं तो वो संख्या हमें फिर से प्राप्त हो जाती है, वो कहलाता है गुणात्मक तत्समक। यानी कि जैसे कि माना कि 7 है, 7 को हम लोग 1 से गुना करेंगे तो 7 ही प्राप्त हो जाएगा, तो ये हमारा गुणात्मक तत्समक। जैसे कि और भी कोई संख्या हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि 20 है, 20 को अगर हम लोग 1 से गुना करवाएंगे तो 20 ही प्राप्त हो जाएगी हमें, तो हम बोलेंगे कि ये गुणात्मक तत्समक है। यानी कि किसी भी संख्या को हम लोग उसी संख्या से गुना कराएं तो वही संख्या प्राप्त हो जाए तो हम बोलेंगे कि गुणात्मक तत्समक है। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि योज्य तत्समक क्या है। योज्य तत्समक है यानी कि जब हम किसी संख्या को, जैसे कि माना कि किसी संख्या को अगर जीरो से जोड़ते हैं, ठीक है, तो वही संख्या प्राप्त होगी। जैसे कि 7 है, 7 में हम लोग 0 जोड़े तो वही संख्या प्राप्त हो गई, तो ये हो गया योज्य तत्समक। जैसे कि 20 है, 20 में अगर हम लोग 1 को जोड़ें तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, तो हम बोलेंगे कि ये है जो कि योज्य तत्समक है। अब हम लोग जानेंगे कि शून्य द्वारा गुणन, यानी कि किसी भी संख्या को अगर हम लोग शून्य से गुना करते हैं तो वो संख्या शून्य हो जाती है। जैसे कि 5 है, 5 को हम लोग शून्य से गुना करें शून्य हो जाएगा। जैसे कि हम लोग कितना भी बड़ी संख्या जैसे 100 है, 100 को ही हम लोग शून्य से गुना करेंगे तो वो संख्या शून्य हो जाएगी। ये हमारा होता है शून्य द्वारा गुणन। तो इसी टॉपिक के साथ हमारा लेक्चर आज का समाप्त होता है। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। ओके फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो के बारे में पता चले और उनका भी पढ़ाई अच्छे तरीके से कंप्लीट हो। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।